एक आदमी जो स्क्रीन पे करोड़ों खर्च करता था एंड गुंडों को एक पंच में उड़ा देता था, वो आज बन गया है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी का चीफ मिनिस्टर। नहीं यार, मैं कोई मूवी का सीन नहीं बता रहा हूँ, ये 2026 की रियलिटी है। थलापति विजय, जिनको आपने लियो जैसी मूवीज में देखा है, वो आज की डेट में तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं एंड उनके हाथ में है 35 लाख करोड़ की इकोनॉमी। तो सवाल ये है, क्या एक सुपरस्टार स्टेट चला सकता है? एंड इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या तमिलनाडु आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट गोल्ड माइन बन रहा है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग से लेके रियल एस्टेट तक कि कहां पर आपका पैसा बन सकता है। विद दिस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिन विजन बाय सत्यम मिश्रा, जहां पर हमारा एक ही गोल है, आपके बैंक बैलेंस में एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड करना, लेफ्ट में नहीं राइट में। यार एक चीज सोचो, फिल्म इंडस्ट्री पे राज करने वाला एक फिल्म स्टार कैसे पॉलिटिक्स में एंटर करता है एंड पॉलिटिक्स में भी राज करने लग जाता है। यार देखो, 2024 में विजय ने एक्टिंग छोड़ी एंड अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई टीवी के। लोग बोलने लगे कि ये सिर्फ फैन फॉलोइंग है, इलेक्शन जीतना बहुत अलग बात होती है। बट अप्रैल 2026 में जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, सबकी बोलती बंद हो गई। टीवीके ने 234 में से 108 सीट जीती, जो कि सबसे ज्यादा थी एंड ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं थी, क्योंकि तमिलनाडु में पिछले 59 ईयर्स से दो पार्टीज का राज था, डीएमके एंड एआईएडीएमके। इन दोनों पार्टीज का डोमिनेंस विजय ने तोड़ दिया एंड यहाँ तक कि जो यहाँ के एक्स सीएम थे स्टैलिन, वो अपनी कोलाथुर सीट हार गए, जबकि विजय खुद 2 सीट से खड़े हुए थे, पेराम्बूर एंड ट्रिची ईस्ट, एंड दोनों सीट से जीत गए। लोग इनको एमजीआर और जयललिता से कंपेयर करने लग गए। देखो, तमिलनाडु में फिल्म स्टार्स का सीएम बनना कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये इस चीज का प्रूफ है कि यहाँ के लोगों को अपने हीरोज पे कितना भरोसा है। 10 मई 2026 को विजय ने सीएम की शपथ ली और इसके तुरंत बाद बिना वक्त जाया किए CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड यमाहा मोटर जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर से इन्होंने बात करना चालू कर दी। एक मैसेज क्लियर था, मैं यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, डेवलपमेंट के लिए आया हूँ। 5 जून 2026 को इन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया, जिसका नाम है वेत्री तमिजागम, जिसका सिंपल मतलब होता है विक्टोरियस तमिलनाडु। इसमें 436 स्कीम्स हैं, जिसमें जॉब्स, वेलफेयर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ कवर किया गया है। चलो भैया, अब इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। देखो, तमिलनाडु का जो जीएसडीपी है वो 35 लाख करोड़ का है। ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट इकोनॉमी है, महाराष्ट्र के बाद। अब ग्रोथ रेट देखो, FY 2026 में तमिलनाडु ने 10.83% रियल ग्रोथ रिकॉर्ड किया। अगर आप इसको नेशनल ग्रोथ रेट से कंपेयर करोगे तो नेशनल 7.4% है। यानी कि सिंपल बात यह है कि तमिलनाडु पूरे इंडिया से सबसे तेज भाग रहा है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। देखो, 2022-23 में ये लगभग 2100 मिलियन डॉलर्स था, बट यही 2024-25 में लगभग 3600 मिलियन डॉलर पहुंच गया। जब पूरे देश में एफडीआई गिरता दिख रहा था, तमिलनाडु यहाँ पर भी एक्सेप्शन था, क्योंकि यहाँ पर बढ़ रहा था। और सिर्फ ये नहीं, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो फिस्कली डिसिप्लिन भी दिखती है। इनका फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने का जो टारगेट होता है वो 3% ऑफ जीएसडीपी होता है। एंड ये चीज तमिलनाडु फिस्कल डेफिसिट रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के अंडर भी आता है। इसलिए तमिलनाडु को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हैं, लाइक टेक्सटाइल्स, लेदर, फार्मा, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। मान लो अगर कोई सेक्टर डाउन भी चालू है तो दूसरा सेक्टर संभाल लेता है, एंड यही चीज तमिलनाडु की असली ताकत है। अब इन नंबर्स को सेक्टर वाइज तोड़ते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि असली जो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है वो किस सेक्टर में है। सबसे पहले बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। देखो, तमिलनाडु में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हुई है वो 14% से ज्यादा हुई है। देखो, ये जो नंबर है ये खुद में बहुत बड़ा है एंड इस स्टेट में लगभग 40,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, जिसमें लगभग 25 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड, रॉयल एनफील्ड, इन सब की फैक्ट्रीज यहीं पर हैं एंड यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ तक कि हुंडई ने भी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया है शिपयार्ड प्रोजेक्ट एंड ईवी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन का। देखो, ये सिर्फ बड़ी कंपनीज की बात नहीं हो रही है। जब भी एक फैक्ट्री लगती है तो वहां पर बहुत सारी डिमांड्स क्रिएट होती हैं, लॉजिस्टिक डिमांड क्रिएट होती हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, एंड ये चीज एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है। यानी कि इन्वेस्टमेंट एक होती है बट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी क्रिएट होती हैं। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। ये फ्यूचर का सबसे बड़ा बेट है, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन 2030 लॉन्च किया है। देखो, ये जो मिशन है इसका ये गोल है कि जो डिजाइन कंपनीज हैं एंड जो स्टार्टअप्स हैं वो अपना बेस तमिलनाडु में बनाए। इस चीज के लिए उनको एनकरेज करना। यहाँ तक कि सीएम विजय ने भी इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया है।
CII के साथ मीटिंग्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस जैसे डिस्कशंस हो रहे हैं। यमहा जैसे इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी तमिलनाडु में काम कर रहे हैं उनको अश्योरेंस दिलाया गया है कि स्टेट आपका फुल सपोर्ट करेगा। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑटो कंपोनेंट में इंटरेस्ट रखते हो या फिर स्टॉक्स के थ्रू इन सेक्टर्स में एक्सपोजर लेना चाहते हो तो जो तमिलनाडु का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो क्लियरली अपवर्ड साइड है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। मैं स्पेशली चेन्नई की बात करूंगा यहाँ पे। 2026 के Q1 में चेन्नई के जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं वो 12% से ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़े। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट माना जाता है एंड इवन सिटीज लाइक बैंगलोर एंड दिल्ली NCR के बराबर है। साउथ और वेस्ट चेन्नई जैसे कि OMR, पोरूर, श्री पेरुम्बुदूर ये IT और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की डिमांड से ड्राइव हो रहे हैं। सिंपल शब्दों में यहाँ पर IT डिमांड्स वगैरह काफी ज्यादा बूम हो रही है। यहाँ तक कि जो ऑफिस लीजिंग है वो भी रिकॉर्ड हाई पे है। 2026 के Q1 में GCC ने ऑफिस लीजिंग में अकेले 55% का शेयर लिया है। एंड अगर बात करें रेंटल यील्ड्स की तो ये भी इंटरेस्टिंग है। कट्टन कुलाथुर में ये 12.9% है एंड पोथेरी में 11.5%। ये नंबर्स नॉर्मल रेसिडेंशियल यील्ड से काफी ज्यादा हैं, क्योंकि इंडिया में जो रेसिडेंशियल यील्ड्स होती हैं वो लगभग 2-3% की होती हैं, बट ये तो काफी ज्यादा हैं। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। चेन्नई मेट्रो फेज 2 जो कि माधवराम, शोलिंगालूर और पूनामल्ली को कनेक्ट करेगा एंड 2026 में ये पार्शियली ऑपरेशनल होने वाला है। यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है, जो चेन्नई का रियल एस्टेट है वो कोई जुए की तरह खेलने जैसा नहीं है। ये बिल्कुल यूजर्स की डिमांड के ऊपर चल रहा है, मतलब लोगों की डिमांड है, इसलिए यहाँ पर प्राइसेस में इतने ज्यादा हाइक है एंड रिटर्न्स मिल रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस है, देखो इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो लोग काम करने आ रहे हैं एंड जो लोग काम करने आ रहे हैं उनको रहने के लिए घर तो चाहिए ही। एंड ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके लिए एक अच्छा साइन होता है। देखो अपॉर्चुनिटीज तो क्लियर हो गई हैं, अब बात करते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे करोगे। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स या फिर सेमीकंडक्टर्स की, तो इसमें आप डायरेक्टली स्टॉक्स के रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनीज लाइक TVS मोटर्स, अशोक लेलैंड ये सब ऑलरेडी लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे एंड इनका स्टॉक आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। बट जो भी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं या फिर इनके रिलेटेड न्यूज आती हैं उनको ट्रैक करना पड़ेगा आपको। बट अगर आपको स्टॉक पिकिंग या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में रिस्क लगता है या फिर डर लगता है तो आप सेक्टर स्पेसिफिक या फिर थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें होगा ये कि जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना है तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। इस म्यूचुअल फंड में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज होगी उन सब में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा लग जाएगा। एंड इस चीज का बेनिफिट ये है कि आप किसी एक कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपके पैसे पे रिस्क कम रहेगा। बट यहीं पर अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और डायरेक्टली प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो OMR या पोरूर जैसे एरियाज में प्रॉपर्टी लेने का देखो, क्योंकि वहां पर IT डिमांड भी है और GCC डिमांड दोनों है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। बट जिन लोगों के पास इतना ज्यादा कैपिटल नहीं है या फिर वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं ले सकते तो वो रीट्स के थ्रू प्रॉपर्टी ले सकते हैं। छोटे अमाउंट से ही रियल एस्टेट में एक्सपोजर मिल जाएगा विदाउट एक्चुअली प्रॉपर्टी खरीदे। एंड एक चीज ध्यान रखना, अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करना, उसको अलग अलग जगह पर डिवाइड करके इन्वेस्ट करना, ताकि जो रिस्क है वो काफी कम हो जाए। तो ये था तमिलनाडु का पूरा पिक्चर। एक फिल्म स्टार CM जो कि काम कर रहा है ताकि उसका स्टेट ग्रो कर सके, कुछ सेक्टर्स जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं। एंड अब आपको भी ये चीज क्लियर हो गई है कि किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस आपको दूसरे चैनल पे देखने के लिए रेयर ही मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर करो एंड कमेंट्स में बताओ आप तमिलनाडु में इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं। टिल देन, थैंक यू।